लास्ट क्लास में जो सेकंड यूनिट है उसमें हमें क्या पढ़ना है और किस चीज के बीच में रिलेशन निकालना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने। आज इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के, वो है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ठीक है। मतलब आपको इस यूनिट में एक तो बाउंड्री कंडीशन पढ़नी पड़ेगी जो चार अलग अलग मीडियम्स है, मतलब चार अलग अलग इसकी मतलब बाउंड्री कंडीशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सबकी चारों की क्या है आपको बाउंड्री कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। जब ये बाउंड्री कंडीशन पढ़ लोगे तो उसके बाद में आप लोगों को क्या है अलग अलग मीडियम के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को आप इंसिडेंट करते हो किसी माध्यम के ऊपर, तो उसके आयाम या कला में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उनका रिफ्लेक्शन कांस्टेंट क्या होगा, रिफ्रैक्शन कांस्टेंट क्या होगा, मतलब आपतन गुणांक, पारगमन गुणांक, उनकी वैल्यू कौन से माध्यम के अंदर 0 होती है, कौन से माध्यम में उनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी, पैरेलल वैल्यू क्या होगी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा इतना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है जो भी चीज होगी वो आप लोगों के बाउंड्री कंडीशन के ऊपर होगी। क्योंकि आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो कि ये दो माध्यम है, एक ये माध्यम फर्स्ट और एक ये माध्यम सेकंड। तो अब देखिए कि जब मान लो कि कोई भी किरण इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, कोई भी वेव इसके ऊपर इंसिडेंट होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस वेव का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके क्या होंगे, दो घटक होंगे। एक तो कौन सा, लंबवत घटक, और दूसरा कौन सा घटक होगा, समांतर घटक। मतलब एक तो इनके पैरेलल, ठीक है, और एक इसके क्या होगा, समांतर घटक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पैरेलल घटक आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लंबवत घटक आ जाएगा। अब देखिए आपको इस बाउंड्री कंडीशन में क्या पढ़ना है। इस बाउंड्री कंडीशन में आपको ये पढ़ना है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी माध्यम के अंदर उसके अंतरापृष्ठ या फिर आप ये कह सकते हो परिसीमा या बाउंड्री के ऊपर किसी भी माध्यम के ऊपर इंसिडेंट होती है और वहां से वो परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी अन्य माध्यम के अंदर परावर्तित होगी तो वापस उसी माध्यम में गमन करेगी, लेकिन अपवर्तन होगा तो उस कंडीशन वो दूसरे माध्यम के अंदर संचरण करेगी। मतलब ये वेव या तो इस तरीके से जा सकती है या फिर इस तरीके से जा सकती है। तो उस कंडीशन में इसके लंबवत घटक तथा समांतर घटक की टोटल मिला के कितनी, चार बाउंड्री कंडीशन होती है। शॉर्ट एक नंबर के अंदर हमेशा इस तरीके से कुछ तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश या विद्युत क्षेत्र सदिश का आप क्या बताइए, लंबवत घटक का किसी माध्यम के अंदर संचरण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। कैसे, जैसे कि देखिए कि आप लोग टोटली चार प्रकार की चीजें, चार प्रकार के वेक्टर आपने देखे। एक तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दूसरा आपने कैसा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और एक चीज आपने पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और साथ में आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ी होगी। तो ये चार चीजें हैं, मतलब ये चार क्वांटिटी है जो कि किसके अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन या पहली यूनिट में पढ़ते थे। तो आप देखिए इनके पास में ये चारों ही है, इन चारों के पास में क्या होंगे, लंबवत तथा पैरेलल, लंबवत तथा पैरेलल मतलब समांतर, दो प्रकार के दो दो घटक होंगे। ठीक है, इन चारों के पास में क्या होंगे, दो दो घटक होंगे। एक तो लंबवत घटक होंगे और दूसरे कौन से होंगे, समांतर घटक होंगे। तो जब वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंसिडेंट करती है या प्रवाह करती है या गमन करती है, तो उस कंडीशन में आपको ये ज्ञात करना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इंटेंसिटी का फैक्टर है, इनके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इनका मान बदलता है या नहीं बदलता है, उसके ऊपर क्या है, ये आप लोगों की बाउंड्री कंडीशन डिपेंडेंट है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब बाउंड्री कंडीशन में क्या है, आपको इनके पैरेलल घटक होंगे
लंबवत घटक होंगे, क्योंकि आप देखो कि जब इसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके दो घटक होंगे, एक तो लंबवत घटक होगा और एक कौन सा होगा, समांतर घटक होगा। तो एक माध्यम से जब समांतर घटक अंदर की तरफ दूसरे माध्यम में संचरण कर रहा है तो उसके मान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या फिर लंबवत घटक अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण कर रहा है तो उनके मान में परिवर्तन होता है नहीं होता है। अगर देखिए आप देखिए कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत या समांतर घटक में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सतत घटक बोलेंगे, अन्यथा क्या बोला जाएगा, असतत घटक। अब देखिए यहाँ पे सतत घटक और असतत घटक घटक से क्या मतलब है, सतत से मतलब है कंटिन्यूअस वैल्यू, जैसे कि मान लो कि डी पैरेलल था फर्स्ट मीडियम के लिए तो वही का वही क्या हो जाए, डी लंबवत सेकंड घटक के लिए, मतलब जो लंबवत घटक जब वो फर्स्ट मीडियम के अंदर इंसिडेंट कर रही थी था वही का वही लंबवत घटक क्या हो, दूसरे माध्यम के अंदर ही हो, मतलब उसके लंबवत घटक में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समांतर घटक में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इनके मान कैसे है, सतत मान है, मतलब इनके मानों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे मान लो कि अगर ये बराबर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में इनको कैसे घटक बोले जाएंगे, असतत घटक, मतलब जब तरंग का कोई भी घटक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके मान के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के कारण उसको कैसा घटक बोला जाएगा, असतत घटक बोला जाएगा। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का किसी भी वेक्टर के ऊपर, जैसे कि ई है, बी है, डी है या एच है, इन चारों के लंबवत या समांतर घटक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जब एक माध्यम से वो क्या कर रहे हो, दूसरे माध्यम में गमन कर रहे हो, तो उनको कैसे घटक बोले जाएंगे, कंपोनेंट, सतत घटक या कंटिन्यूअस कंपोनेंट बोला जाता है। अब देखिए इसकी चारों कंडीशन में हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं, या फिर ये बाउंड्री कंडीशन कहते हैं किसे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर इनको ज्ञात कैसे करेंगे वो देख लीजिए। दो भिन्न माध्यमों में, दो भिन्न माध्यमों में, दो भिन्न माध्यमों में माध्यमों की परिसीमा या अंतरापृष्ठ, परिसीमा या अंतरापृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा जिन प्रतिबंधों का पालन किया जाता है, का पालन किया जाता है, उन्हें परिसीमा प्रतिबंध, उन्हें परिसीमा प्रतिबंध, उससे मैं बोल सकते हैं बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसके अंदर देखना है, मतलब बाउंड्री कंडीशन कैसे कहेंगे, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है तो कुछ नियमों का या कुछ प्रतिबंध लिमिटेशंस का क्या करे, पालन करे, तो उस कंडीशन में इनको क्या बोले, उन्हीं लिमिटेशंस को या उन्हीं बाउंड्री को क्या बोला जाता है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बाउंड्री कंडीशन बोला जाता है। और ये बाउंड्री कंडीशंस जो है वो आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो गमन करती है या वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो संचरण करिए उनके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ में इन बाउंड्री कंडीशंस को जो है, कंडीशन को मैक्सवेल समीकरण के, कंडीशन को मैक्सवेल समीकरण के समाकल रूप या से याद किया जाता है।
ठीक है, तो इतना इसके अंदर ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत घटक के लिए परिसीमा प्रतिबंध। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि एक चीज आप लोगों को इसमें इतनी सी ध्यान रखनी है, जब हम लंबवत घटक पढ़ेंगे ना, तो उस कंडीशन में दो माध्यम के बीच में क्या रखेंगे, एक बेलनाकार आकृति रखेंगे, या फिर जिससे कि इंग्लिश आपके बुक के अंदर लिखा गया पिल बॉक्स रखा गया है। उससे जब कोई भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र सदिश जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड का हमको क्या ज्ञात करना होगा, लंबवत घटक ज्ञात करना होगा। इसलिए वहां पे उन क्षेत्रों के ऊपर या फिर ये जो माध्यम है उनके बीच में क्या रखा जाएगा, एक फील्ड बॉक्स रखा जाएगा। ठीक है, उस फील्ड बॉक्स से क्या किया जाएगा, किसी भी विद्युत चुंबकीय वेव या फिर आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब गमन होता है, तो उस कंडीशन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गमन होगा इस फील्ड बॉक्स की सहायता से, तो उसके लंबवत घटक या फिर समांतर घटक का मान किस प्रकार से बदलता है या नहीं बदलता है, उसका मान हमें क्या पता चलेगा, इस बाउंड्री कंडीशंस के अंदर पता चलेगा। तो उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं। जैसे कि देखिए ये क्या है आपके माध्यम फर्स्ट, ये आपका क्या है माध्यम सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लंबवत घटक मतलब इस परत के लंबवत इंसिडेंट होने वाली या लंबवत घटक जो होगा परत का, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसके बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। तो उस कंडीशन में इसमें क्या किया जाता है, एक फील्ड बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान लो एरिया S1, यहाँ पे इसका एरिया S2। ये जो यहाँ पे माध्यम की परिसीमा है, बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे मान लो इसके एरिया क्या है S1 डैश तथा S2 डैश हो। ठीक है, और उस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पर जो इंसिडेंट होने वाली वेव है या इंसिडेंट होने वाला वेक्टर जो है वो क्या है, V1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S1, तो आप लोगों को मालूम है कि एरिया का जो एरिया की दिशा होती है फिर या फिर जो क्षेत्रफल की दिशा का घटक होता है वो हमेशा क्या होता है, उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो अगर मान लो कि ये S1 है तो इसका लंबवत इसके क्षेत्रफल की दिशा का घटक क्या होगा, ये N1 कैप मान लेते हैं इसके लंबवत दिशा में। इसी प्रकार से जब ये वेव यहाँ से दूसरे माध्यम में गमन करेगी या संचरण करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा N2 कैप। वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा V2 वेक्टर। क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का घटक है आपका कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो जब इस फील्ड बॉक्स के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो उसका मान यहाँ पर क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है B1 वेक्टर तथा यहाँ पे क्या लिखा है B2 वेक्टर। अब हमें क्या करना है कि जब ये यहाँ से इसके ऊपर इंसिडेंट होता है और वहां से वो क्या हो रहा है अपवर्तित हो रहा है, तो इसके लंबवत घटक और समांतर घटक का मान क्या होगा, मतलब लंबवत घटक इक्वल होंगे या समांतर घटक इक्वल होंगे वो हमें ज्ञात करना। मतलब किस किस के बीच में, B1 पैरेलल तथा B2 पे सॉरी परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन तथा B1 पैरेलल तथा B2 पैरेलल के बीच में रिलेशन। मतलब ये चार, एक तो लंबवत घटक है और दूसरे क्या है समांतर घटक है। इन चारों घटकों के अंदर मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रहे हैं तो इनका मान समान रहता है या परिवर्तित होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं तो इसका मान और इसका मान समान रहता है नहीं रहता है, उसके बारे में हमको इस बाउंड्री कंडीशन के अंदर पढ़ना है। अब जैसे देखिए
कि ये जो माध्यम फर्स्ट है इसकी हम विद्युतशीलता क्या मान ले, एप्सिलॉन वोल्ट। पारगम्यता क्या मान ले, μ1। तो इसी प्रकार से इसके लिए क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 2 तथा μ2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कौन से घटक के बारे में पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने मैक्सवेल के समीकरण सेकंड इक्वेशन से क्या पढ़ा है, मैक्सवेल की। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो ये S1 S2 S1 डैश S2 डैश है, अगर इस कंडीशन के अंदर जैसे कि मान लो कि पूरे के पूरे पिल बॉक्स का अगर एरिया एक समान हो जाएगा, तो उस कंडीशन मान लो कि अगर हम एक समान एरिया माने उस समय इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाए, ए हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, वो आगे कंडीशन जब प्रूव होगी उस समय आएगा, उस समय यूज होगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि जो बी वेक्टर है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो रिलेशन है मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से, मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए कि यहां से आपको ये पता चल गया कि डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या है, 0 है। ये आपने किसमें पढ़ा था, मैक्सवेल की समीकरण, किसी भी माध्यम में मैक्सवेल की समीकरण के अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से हमने क्या पढ़ा था, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 पढ़ा था। ये हमने उसके अंदर पढ़ा था, किसी भी माध्यम के अंदर अगर मैक्सवेल की समीकरण का हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड या गाउस के चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड अगर हम पढ़ते थे, तो उसके लिए जो इक्वेशन निकली थी वो क्या थी, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। हाँ राहुल, ये पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको डायग्राम के अंदर समझ में आ रहा है तो उस कंडीशन में इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी किसी की, क्योंकि जो डायग्राम से जो वैल्यू निकलेगी उसी के ऊपर हम आगे की तरफ चलते रहेंगे, क्योंकि डायग्राम से ही आपके क्या निकलेगी, इसके अंदर कंडीशन निकलेगी और किसी से भी नहीं निकलेगी। अब देखिए डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर मान लो कि जो पिल बॉक्स है, ये आपने जो बॉक्स लिया है इन दो माध्यम के बीच में, इस पिल बॉक्स के बंद सतह से आयतन V से परिबद्ध आयतन क्या हो, आयतन V हो, तो इक्वेशन नंबर 1 का आयतन समाकलन में मतलब जो हमने पिल बॉक्स लिया है अगर उसका आयतन कितना है, उसके क्षेत्र से संबंधित आयतन उसका कितना है, V हो, तो उस कंडीशन में हम अगर इसका क्या ले, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो क्या होगा, V डेल डॉट बी वेक्टर इंटू डीवी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से आगे की तरफ कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है आयतन समाकलन V डेल डॉट बी वेक्टर डीवी के बराबर, डीवी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में आपको मालूम है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से नियम से आयतन समाकलन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, क्षेत्रफल समाकलन में। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 से पुनः एस बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0 है, ये किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से ई वेक्टर डॉट डी एस को पढ़ते तो वो किसको प्रदर्शित करता था, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता था। अब देखिए यहाँ पर जो ये डी एस वेक्टर है, इसके आप देखोगे टोटल हमने 4 भाग किए। एक तो यह सिरा
जहाँ पे वेव इंसिडेंट हो रही है, दूसरा कौन सा सिरा, वह सिरा जहां से वेव क्या हो रही है, पार संचरण करने के बाद दूसरे माध्यम के अंदर हमको दिखाई दे रही है। और बाकी के दो सिरे कौन से हैं, दोनों माध्यमों की परिसीमा के ऊपर S1 और S2। तो इन चारों से अलग अलग जब चुंबकीय क्षेत्र सदिश गुजरता है तो चारों के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अलग अलग होगा। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं, तो चित्रानुसार बेलनाकार बॉक्स से निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल 4 एरिया, एक तो S1, S1 डैश, S2 डैश और S2। तो इन चारों के ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखना पड़ेगा। और चारों का योग हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 0 के बराबर होने का कारण क्या है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। 0 के होने का कारण ये होता है, कभी भी चुंबकीय क्षेत्र या जो चुंबक होता है वो हमेशा सिंगल पोल के साथ में उपस्थित नहीं होता है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सभी का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जब हमने मैक्सवेल के समीकरण को हमने पढ़ाए थे, सेकंड समीकरण का जब प्रूव किया था, मैंने क्या बताया था, कोई भी चुंबकीय ध्रुव होता है वो सिंगली उपस्थित नहीं होता है, उसमें दोनों ध्रुव जो होते हैं चुंबकीय वो एक साथ में उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, S1 B1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस S2 B2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस S1 डैश B1 वेक्टर डॉट DS1 डैश वेक्टर प्लस S2 डैश B2 वेक्टर डॉट DS2 डैश वेक्टर बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे यहाँ तक वैल्यू, मतलब इन चारों जगहों के ऊपर जो अलग अलग फ्लक्स है उन चारों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया। वो इस इक्वेशन से पता चल रहा है क्योंकि वो यहाँ से प्राप्त हो रही है। चारों अलग अलग क्षेत्र है और चारों पर अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, इस तरीके से दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या मान लें कि जो ये चारों क्षेत्र है उन कंडीशन में अगर हम मान लें कि जो हमने ये पिल बॉक्स लिया है, इस पिल बॉक्स में H का मान क्या है, लगभग 0 के बराबर। H का मान 0, तो उस कंडीशन में आयतन का मान क्या हो जाएगा, आयतन भी शून्य की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आयतन भी किसकी तरफ, शून्य की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब H का मान 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो ये H1 डैश तथा H2 डैश तृतीय घटक तथा चतुर्थ घटक का मान भी क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम पिल बॉक्स की लंबाई को शून्य कर देते हैं, मतलब उसकी जो ये हम यहाँ पे हमने बड़ी रूप में दिखाई है इसकी लंबाई को, अगर हम मान लें कि इसकी लंबाई बहुत ही कम हो, लगभग 0 के बराबर हो, 0 तो नहीं है पर लगभग 0 के इक्विवेलेंट है, तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे जो ये इक्वेशन नंबर 4 है इसका क्या हो जाएगा, तृतीय घटक और चतुर्थ घटक का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पुनः इक्वेशन नंबर 4 से क्या प्राप्त होगा, S1 B1 वेक्टर डॉट N1 कैप DS1 प्लस S2 B2 वेक्टर N2 कैप DS2 बराबर 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है कि जैसे कि देखो S1 क्षेत्रफल है, उसके लंबवत या उसकी डायरेक्शन जो है वो किस में, N1 कैप दिशा में, और S2 की किस में, N2 कैप दिशा में। तो ये जो DS2 होगा उसको आप क्या लिखते हो, N2 कैप डॉट DS2 तथा DS1 वेक्टर को क्या लिखते हो, N1 कैप DS1
जहाँ पे n1 कैप और n2 कैप किसकी डायरेक्शन को बताते हैं, क्षेत्रफल की लंबवत, जो क्षेत्रफल की दिशा है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो वो ही यहाँ पे मैंने लिखा है n1 कैप तथा n2 कैप लिखा है। और दूसरी चीज ये मान लो कि संपूर्ण बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, एक समान। मतलब ds1 बराबर ds2 बराबर किसके हो जाए, ds के। तो इक्वेशन नंबर 5 से क्या प्राप्त होगा, तो इक्वेशन नंबर 5 से s b वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस b2 वेक्टर n2 कैप इनटू ds बराबर 0। ठीक है, यहां से मान लो कि अगर हम एरिया है इस ds का, इसका मान किसके बराबर हो जाए, a के बार टोटल एरिया उसका a हो जाए, मतलब जो हमने पिल बॉक्स लिया है उसका टोटल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a के बराबर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस b2 वेक्टर डॉट n2 कैप मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a बराबर 0। और आपको मालूम है एरिया कभी भी किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो उस कंडीशन में 0 के बराबर क्या आएगा, b1 वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस b2 वेक्टर डॉट n2 कैप किसके बराबर होगा, 0 के। और दूसरी चीज n1 कैप किसके बराबर है, n2 कैप के, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, विपरीत है। तो उस कंडीशन में b1 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, b2 वेक्टर के। और ये घटक कौन से है, लंबवत, मतलब n1 और n2 दोनों ही क्या है, सरफेस के लंबवत डायरेक्शन के अंदर है। सरफेस के क्या थे, एक इस दिशा में ऐसे था n1 कैप और दूसरा किस दिशा में था, इस तरीके से n2 कैप। सरफेस के दोनों क्या है, परिसीमा के लंबवत है, उस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, b1 परपेंडिकुलर टू इक्वल्स टू b2 परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका लंबवत घटक हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ये क्या होता है, सतत होता है। इसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं कल की क्लास में वापस रिपीट भी कर दूंगा,